हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपनी अगली केमिस्ट्री की वीडियो। अस्पतालों में सांस लेने वाली ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन और निम्नलिखित गैस होती है। कहने का मतलब है, अभी आपने देखा होगा जब कोरोना पीरियड चल रहा था, CORONA मतलब कोरोना नामक भयावह बीमारी चल रही थी, तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मारामारी हो गई थी ऑक्सीजन की। ठीक है, या भारी किल्लत हो गई थी हमारे भारत में। तो देखो, जो हम ऑक्सीजन गैस देते हैं हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को, तो उसमें ना डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम नामक गैस भी दी जाती है साथ में। कहने का मतलब है ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिक्सचर है वो दिया जाता है किसी भी पेशेंट को। ठीक है, जो आप देखते हैं ना कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसके नाक पे एक मतलब ऐसे जैसे आप लगाते हैं ना बच्चों को, जैसे वो देते हैं भाप देते हैं, वैसे ही लगा होता है, और उसके बगल में फिर एक सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर में जो है मेनली ऑक्सीजन और हीलियम, ये दो गैस हैं वो होती हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछा है कि जो सांस लेने में जिसको दिक्कत है उसको ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम जो गैस है वो भी साथ में देते हैं ऑक्सीजन के साथ। मतलब ऑक्सीजन और हीलियम क्या होती है, उसमें मिली हुई होती है। ठीक है, और हमारा ऑप्शन में एक दिया हुआ है आर्गन। तो जो आर्गन है ना, ये हमारे घर में जो बल्ब होते हैं ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बल्ब। अब यार बल्ब तो सभी के घर में होंगे, मुझे उम्मीद है कि सबने देखा भी होगा। ठीक है, जो आपको रोशनी प्रदान करता है। तो बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो होती है हमारी आर्गन, भरी होती है उसमें बल्बों के अंदर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन जो है ये एक संस्था है, इसका जो सत्र है, सत्र का मतलब सेशन, सेशन का मतलब होता है मीटिंग इन लोगों की। ठीक है, वो कब आयोजित होती है? प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक महीने, या 4 वर्ष में 1 बार। तो भैया जो इनकी मीटिंग होती है ना, इसकी किसकी? भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की, ये हर साल होती है। मतलब प्रत्येक वर्ष इसकी क्या होती है? मीटिंग होती है, या उसका क्या होता है? एक सत्र होता है या सेशन होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा क्या एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, मतलब पूछा गया है एसिटाइल ACETYL एसिटाइल सैलिसिलिक SALICYLIC। ठीक है, सॉरी LIA। एसिटाइल सैलिसिलिक जो एसिड है ये हमारा क्या होता है, या ये किस काम में प्रयोग आता है? तो ये होता है हमारा एक क्या पीड़ाहार। पीड़ाहार का मतलब होता है पेन, मतलब जो हमारा दर्द को कम करता हो। ठीक है, या वो केमिकल या वो दवाई या वो ड्रग जो हमारे दर्द को कम करता है। ठीक है, जैसे आपकी किसी बॉडी में कहीं भी जब पेन होता है, या मैं बोलूँ जनरली जब आपके सिर में दर्द होता है, तो आप क्या लेते हैं? क्रोसिन लेते हैं, CROCIN क्रोसिन लेते हैं ना। तो ये जो दवाई है ये क्या करती है आपके बॉडी में, ये आपके सिर के दर्द को क्या करती है? कम करती है। ठीक है, तो ये क्रोसिन क्या हो गई? पीड़ाहार हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही एक केमिकल है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये क्या करता है? हमारे बॉडी के पेन को कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करी गई है किसकी? एक आंसू गैस की। आंसू गैस को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीयर गैस। टीयर गैस आपने देखा होगा जब भी कहीं दंगे हो जाते हैं, या जब भी सामूहिक दंगे होते हैं, या जातिवादी दंगे होते हैं। जातिवादी का मतलब होता है 2 कम्युनिटी, मान लो ये एक पहली कम्युनिटी है, ये एक दूसरी कम्युनिटी है, इनके बीच में क्या हो गए? भयानक दंगे हो गए, या मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई किसी जगह पर। और जब यहाँ पुलिस आती है तो आप जनरली सुनते हैं न्यूज़ में कि पुलिस ने भीड़ पर क्या फेंके? आंसू गैस के गोले फेंके। तो कहने का मतलब है जो आंसू गैस वो गैस है जिससे क्या होती है, जो यहाँ भीड़ है इनके आंखों में क्या होगी? जलन होगी, और इनके आंखों से क्या निकलेगा? आंसू निकलेगा। तो आप देखते हैं कि जब भी किसी इंसान के आंखों में जलन होती है तो वो लड़ाई वड़ाई छोड़ के अपने आंखों पे ध्यान देगा और वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके आंखों में जलन हो रही है और साथ में ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने के 5-10 मिनट के बाद ही क्या होती है? सारी भीड़ अलग अलग हो जाती है, या भीड़ के जो लोग हैं वो सब फैल जाते हैं, जो लोग इकट्ठा हो रखे हैं वो सब फैल जाते हैं। तो ये जो पुलिस वालों के पास एक ये भी मतलब एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आंसू गैस का क्या? आंसू गैस का गोला, या हम जनरली उसमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है? आंसू गैस, जिसे हम बोलते हैं टीयर गैस। ठीक है, बाकी इसके 2 एग्जाम्पल हैं वो आप याद कर लेना। एक होती है एक्रोलिन, ठीक है, एक होती है हमारी एक्रोलिन, और दूसरी होती है हमारी अल्फा
क्लोरो एसिटोफेनॉन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, ये आप याद कर लेना। कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे एग्जाम में आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से आंसू गैस के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये 2 याद रख लेना, एक तो है एक्रोलिन, दूसरा है अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा जो प्रदीप्ति नली है मतलब फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसमें साधारणतः काम में लाया जाने वाला पदार्थ। कहने का मतलब है जो आपकी फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना घरों में ट्यूब जो है आपकी, या मैं बोलूँ सिंपल सा जनरली बोलूँ ट्यूबलाइट, या मैं बोलूँ कलरफुल जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें फ्लोरोसेंट का मतलब होता है जलने वाली या जो प्रकाश देती हो, और ट्यूब का मतलब तो आप जानते ही हैं एक ऐसे लंबा सिलेंडर आकृति हो, अंदर से क्या हो, खोखली हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसके अंदर क्या भरी होती है, गैस भरी होती है, कोई गैस भरी होती है कि जिसमें जब कोई विद्युत धारा प्रवाह होती है या जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो ये जो बल्ब के अंदर की जो गैस है वो क्या होती है, चमकती है, या फिर हमें एक स्पेशल कलर प्रोड्यूस करती है जिससे हमारा आसपास का चारों तरफ क्या होता है, प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि इसके अंदर जो है हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इसके अंदर से कौन सी गैस हम प्रयोग करते हैं, तो हम जनरली प्रयोग करते हैं आर्गन, ARGON। आर्गन जो गैस है वो इसमें भरी रहती है। ठीक है, तो आर्गन हमारे कौन से ऑप्शन में, एक तो ए में है और दूसरा सी में है। तो देखो आर्गन के साथ साथ हम क्या डालते हैं उसमें, पारद वाष्प मतलब मरकरी के वेपर डालते हैं। ठीक है, पारद को मरकरी बोलते हैं ना, हाँ आई थिंक मरकरी बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, पारद वाष्प और आर्गन गैस डालते हैं। ठीक है, किसमें, फ्लोरोसेंट ट्यूब में। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड का कोई लेना देना नहीं होता आर्गन से या इसकी ट्यूब से। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मतलब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम किस रूप में पाया जाता है। तो हमारी जो पृथ्वी की पपड़ी है मतलब अर्थ की लेयर है, या मैं बोलूँ अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में एल्यूमिनियम जो मिलता है वो हमारे बॉक्साइट के रूप में मिलता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है Al2O3.2H2O। ठीक है, बाकी जो हमारा ये क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट भी क्या होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3AlF6। ठीक है, बाकी देखते हैं हम जिप्सम। तो हमारा जिप्सम क्या होता है, ये हमारा कैल्शियम का अयस्क होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में करते हैं। ठीक है, मान लो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो डॉक्टर जो अपने पेशेंट को प्लास्टर लगाता है ना, प्लास्टर मतलब जब किसी के चोट आ जाती है या जिसकी हड्डी वड्डी में क्रैक आ जाता है या हड्डी टूट जाती है, हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो प्लास्टर होता है वो भी किससे मिलके बना होता है, जिप्सम से बना होता है। बाकी आप प्लास्टर के बारे में इसका क्या रोल है, इसका क्या फंक्शन है या इसका क्या फॉर्मूला है, ये आप NCERT में देख सकते हैं 9th या 10th की क्लास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः हम इसमें से कौन सी औषधि मतलब कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो जब भी किसी को टाइफाइड होता है तो हम उसको क्या देते हैं, क्लोरोमाइसिटिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो हमारी रेडियो कार्बन डेटिंग है, इसका इस्तेमाल किसकी उम्र का अनुमान लगाने में किया जाता है। उम्र का अनुमान का मतलब होता है एज बतानी है, एज बतानी है किसी की। ठीक है, किसका प्रयोग करके, रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग में हम जो कार्बन यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, 14, C14 हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, जनरली हमारा कार्बन क्या होता है, C12। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 6 होगा और जो उसका वेट होगा कितना होगा, 12 होगा। लेकिन जो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, हमारा रेडियो एक्टिव जो कि क्या होता है, C14 होता है। ठीक है, तो ये हमें जो उम्र बताता है, किसकी उम्र बताता है, अपने जीवाश्म की, मतलब हमारे फॉसिल्स, या फिर मैं बोलूँ जब भी हमको फॉसिल्स की एज कैलकुलेट करनी होगी वो हम किसके द्वारा करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। अब ये रेडियो कार्बन डेटिंग होती क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग ऐसी एक पद्धति है, मान लो आपको क्या मिला, कोई फॉसिल मिला। ठीक है, फॉसिल का मतलब होता है जीवित जीवाश्म। ये तब बनते हैं जब कोई प्लांट या एनिमल्स बहुत सालों तक धरती के नीचे क्या रहें, दबे रहें। ठीक है, और जब आपने इस जगह की खुदाई करी तो आपको कुछ मिल गए। ठीक है, मतलब क्या मिला, आपको कोई अलग टाइप का पत्थर मिल गया या आपको कोई ऐसा सब्सटेंस मिल गया जिसे आपके लिए नया हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, फॉसिल। जनरली नया का मतलब इस सेंस में है कि वो या तो प्लांट का विशेष होगा या एनिमल्स का क्या होगा,
अवशेष होगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फॉसिल। तो देखो ये जो हमने यहाँ से निकाला इस पृथ्वी के अंदर से, या जो हमको खुदाई के दौरान जो मिला, आप इसमें क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे कि जब ये पृथ्वी की सरफेस पे था तो इसमें कार्बन होता है, आपको पता है। कार्बन जब सनलाइट से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो इसमें क्या बनाएगा? C14। ठीक है, अब जब तक इस सूरज का प्रकाश इस पर गिर रहा है या इस पत्थर पर गिर रहा है, तो इसमें क्या बनेगा? C14 बनता रहेगा। ठीक है, C14 बनता है और टूटता है अपने आप में ही। ठीक है, लेकिन सूरज की प्रकाश में ये सिर्फ बनता ही रहता है, टूटता नहीं है। लेकिन बहुत सालों बाद मान लो पृथ्वी में क्या हो गया, कोई सडन चेंजेस आ गए। ये क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लेयर्स बन गई, मतलब मिट्टी बहुत सारी आ गई इसके ऊपर। ठीक है, किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये मिट्टी के नीचे दब जाएगा, ये जो हमारा पत्थर था या जो हमारा फॉसिल था। ठीक है, ये इसके नीचे दब जाएगा। ठीक है, अब ये जो इसके नीचे दब गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो C14 जो इसके अंदर नीचे बना है, ये अब क्योंकि ये सूर्य के डायरेक्ट प्रकाश में नहीं है, तो ये क्या करता है? अपने आप में टूटता रहता है, अपने आप में क्या होता रहता है? डिग्रेड होता रहता है। तो डिग्रेड होने से क्या होता है कि अब हम जो इसमें पता लगाते हैं कि इसमें C14 जो है वो कितने मौजूद हैं। ठीक है, कितने एटम या उसके कितने मॉलिक्यूल मौजूद हैं। मान लो जो हमारा C14 है, इसके उस समय अभी मान लो इसमें कितने हैं? 2.5 मॉलिक्यूल जो हैं प्रेजेंट हैं। तो कहने का मतलब है हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा मौजूद होता है कि आज इसमें अगर C14 के 2.5 मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें इसके 1000 साल पहले इसमें कितने मॉलिक्यूल मौजूद होंगे, ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी होता है। मान लो 1000 साल पहले या 100 साल पहले इसमें जो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 10 होने चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस 10 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ठीक है, समझ रहे बात? तो हम इससे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया आज इसमें इतने मॉलिक्यूल हैं और इतने साल में, मतलब 100 साल पहले इसमें 10 होने चाहिए, आज कितने हैं? 2.5। तो ऐसे कैलकुलेट्स करके हम बता सकते हैं। ठीक है, कि इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मान लो 100 साल पहले इसमें कितने हैं? 10 मॉलिक्यूल। 50 साल में इसके पास कितने थे? 5 मॉलिक्यूल। 25 साल में कितने पास होंगे इसमें? 2.5 मॉलिक्यूल। तो अभी मैंने आपको क्या बोला? उसमें कितने हैं? 2.5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। किसके? C14 के। तो कहने का मतलब है इसकी जो आयु है वो कितनी है? इतनी हुई है। ठीक है, मतलब कितनी हुई है इसकी आयु? इसकी आयु का मतलब है जो हमारा C14 है, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5700 साल। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब आधा जब ये विघटन होगा तो इसने कितने सालों में होगा? 5700 सालों में। तो देखो 10 से 5 बनाए, आधा हुआ है तो मतलब 5700 साल यहाँ लगे। इस 5 से 2.5 हुआ है, मतलब फिर आधा हुआ है, तो 5700 साल यहाँ पे लगे। अब हम 57 और 57 को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना होगा? 7 7 14 की 4 और 1 5 5 10 11, मतलब 11400 इसकी क्या है? एज हो गई। मतलब 11400 साल इसकी आयु है इस फॉसिल की। ठीक है, इस जीवाश्म की। तो फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है, एक पॉइंट और है कि जो यूरेनियम डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग के दौरान हम पत्थरों का या जो हमारी प्राचीन इमारतें होती हैं उनका आयु का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कार्बन डेटिंग बताया वैसे ही क्या होती है? यूरेनियम की डेटिंग भी होती है। फ़र्क इतना है, कार्बन से हम क्या बताते हैं? किसी जीवित जीवाश्म की आयु, और यूरेनियम से हम बताते हैं प्राचीन इमारत और शैल मतलब पत्थरों की आयु का अनुमान लगाते हैं। अगले क्वेश्चन की देखते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण होती है, मतलब मानव जाति के लिए जो हमारी ओजोन की जो लेयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है? तो ये क्या करती है? हमारे को सूरज से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। बचाती इसलिए है क्योंकि अगर ये हमको डायरेक्ट गिर जाएगी हमारी बॉडी पे तो ये हमें क्या कर सकती है? कैंसर जैसा भयावह रोग भी कर सकती है, और प्लांट्स में क्या कर सकती है? जो उनका क्लोरीन है या उनमें क्लोरोसिस कर सकती है। क्लोरोसिस का मतलब होता है चकत्ते पड़ना।
ठीक है। आप देखते हैं ना किसी के प्लांट्स में जो लीफ होती हैं उसमें डॉट डॉट पड़ जाते हैं वाइट वाइट, तो उसका मतलब होता है क्लोरोसिस। ठीक है, या कह सकते हैं मैग्नीशियम का एक जगह से हट जाना, या और आसान भाषा में कह सकते हैं प्लांट्स में से उस जगह से जो उनका ग्रीन कलर है, मतलब जो क्लोरोफिल है उसका हट जाना। ठीक है, तो देखो मानव जाति के लिए जो ओजोन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि वो क्या कर सके, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। कौन? ओजोन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, वायुमंडल में जलने में सहायक होने वाली गैस, जो वायुमंडल में सहायक होती है जलने के लिए, वो कौन सी होती है हमारी? ऑक्सीजन। अगर मान लो हमको एक पेपर को जलाना है, कागज़ का टुकड़ा है, मैंने यहाँ पे माचिस की तीली लगाई, तो इस माचिस को जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है हमारी? ऑक्सीजन। ठीक है, तभी ये माचिस जलेगी, और जब ये जलेगी तभी ये इस पेपर के टुकड़े को भी जला पाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मानव तंत्रों में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ, तो वो होता है हमारा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निर्जलीकरण के दौरान, मतलब डिहाइड्रेशन, या मैं बोलूँ जिस दिन आपने पानी ना पिया गया हो उस स्थिति को बोलते हैं निर्जलीकरण। शरीर में कम हो जाने वाला पदार्थ, जिस दिन आप पानी नहीं पिएंगे उस दिन आपकी बॉडी में क्या कम हो जाएगा? तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब सोडियम क्लोराइड उस दिन आपकी बॉडी में कम होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तांबा, सोना, लोहा, कोयला आपको इन में से किस जगह मौजूद होता है? तो देखो तांबा जो मिलता है वो आपको मिलता है खेतड़ी में, सोना मिलता है कुनार में, और केन कुदे मुख वहाँ मिलता है लोहा, और झरिया मिलता है कोयला। ठीक है, ये चारों जगह का क्या है? नाम है, जिन जगह आपको ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस पदार्थ में होती है? नायलॉन में, सूती में, टेरिकोट में, या पॉलिस्टर में? तो ये जनरली यहाँ पे बात हो रही है क्लोथ्स, मतलब कपड़ों के मामले में। कहने का मतलब है सबसे कम आग लगने की या फैलने की संभावना किस में होती है? तो होती है सूती में। जैसा कि आप जानते हैं सूती कपड़े में जो आग लगती है वो तो आसानी से नहीं लगती है, या फिर लगती है तो जहाँ पर चिंगारी लगेगी वहीं पर ही क्या होगी? रुक जाती है। जबकि नायलॉन के कपड़े में, टेरिकोट और पॉलिस्टर में क्या होता है, जो आग लगती है या जो चिंगारी जो लगती है वहाँ से चिंगारी से पूरे कपड़े में आग लगने की संभावना क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आपको बोलते हैं जब दिवाली के समय आपको बोला जाता है कि क्या आपको सूती कपड़े पहन के पटाखे जलाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इनमें से टेरिकोट का, पॉलिस्टर का या नायलॉन का अगर आपने कपड़ा पहना है और गलती से पटाखे की या आग की कोई चिंगारी आप पे लग गई, तो पूर्णतः संभावना है कि आपके कपड़े जलने का खतरा है, और साथ ही कपड़े आपने पहन रखे हैं तो आपको भी जलने का खतरा होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत। कहने का मतलब है जो लोहा है या जो आयरन है वो सबसे ज़्यादा किस में मौजूद होता है? तो वो होता है हमारी हरी सब्जियों में। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, जिसको आईसाइट जिसकी वीक होती है, मतलब जिसको आँख से दिखने में कमी होती है, या जिसके भोजन में किसकी कमी होती है? हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो क्या कहता है डॉक्टर? उसको आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, और बाकी दूध में आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के साथ साथ आपको कैल्शियम भी मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है, और बहुत सारे सॉल्ट्स भी मिलते हैं। ठीक है, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बोलूँ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी में अगला पॉइंट है कि अंडे में, बीन्स में मतलब फलियों में, और हरी सब्जियों में आपको विटामिन सी भी मिलता है। ठीक है, लेकिन दूध में विटामिन सी मौजूद नहीं होता है। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है बहुत से एग्जाम्स में भी। अगला क्वेश्चन है पन्ना। जो आप देखते हैं ना मोती, मतलब मोती आपने देखा हो या सुना हो तो आता है ना हीरा मोती, हीरा पन्ना, ऐसे करके कुछ जो हमारे मोती होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि एमेरल्ड जो पन्ना होता है वो हमारा किससे बना होता है? तो ये हमारा बना होता है बेरिलियम से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पाचन में मदद करता है, औषधि के उपापचय में भी मदद करता है, शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। कौन? हमारे विटामिन्स। ऊर्जा प्रदान कौन करता है हमको? ATP, मतलब एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होती है? एनर्जी की करेंसी होती है। ये हमारी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में
बनती है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये हमारे शरीर को क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं या पावर देती हैं, और ये इनको बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस। पावर हाउस का मतलब जहाँ पे ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा गैसोलीन है, गैसोलीन में निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहॉल बनता है। गैसोलीन को निम्नलिखित में से मिश्रित करके गैसोहॉल बनता है, तो वो होता है हमारा एथाइल या एथाइल एल्कोहल। ठीक है, इथाइल ETHYL, इथाइल ALCOHOL। ठीक है, गैसोलीन में ब्यूटेन मिलाने पर हमको क्या मिलता है, गैसोहॉल बनता है। ठीक है, आपको अगर कोई बोले गैसोहॉल बनाना है तो आप क्या करना, एक तो लेना गैसोलीन और एक क्या लेना, ब्यूटेन, इसको मिलाओगे तो आप क्या बनेगा, गैसोहॉल बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तत्कालिक शक्ति का मतलब है जब कोई एथलीट है, एथलीट को बोलते हैं धावक, और वो अपने मैदान पर दौड़ रहा है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको जल्दी एनर्जी मिले, तो हम उसको क्या देते हैं, तो हम उसको देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, या आप शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, आप दोनों खाते हो, तो शाकाहारी का मतलब जो साग सब्जी खाए, मांसाहारी का मतलब जो सिर्फ मांस खाए, और एक वो प्राणी होते हैं जो दोनों को खाते हैं, वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। कहने का मतलब है साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। तो ह्यूमंस की बॉडी में, मतलब ह्यूमंस की बॉडी में, इंसानों के शरीर में आप इनको अगर खाएंगे तो आपके शरीर में जो लास्ट में बनेगी ना, वो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, कहने का मतलब है ग्लूकोज ही आपको चाहिए, और आपके बॉडी में ग्लूकोज ही उपयोग होता है जब भी आपको क्या लेनी हो, एनर्जी लेनी हो। जब आप में ऊर्जा होगी तभी तो आपको क्या काम कर पाएंगे, और जो ऊर्जा बनती है किससे बनती है, ग्लूकोज से। तो आपको देखा होगा ना, जब आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, या जब फीवर हो जाता है, या आपके शरीर में कमजोरी होती है, तो डॉक्टर बोलता है ना ग्लूकोज इनको चढ़ाना पड़ेगा, या ग्लूकोज की बोतल इनको चढ़ानी पड़ेगी। बोतल चढ़ाने का मतलब बोतल में ना ग्लूकोज भरा होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कहने का मतलब है उसमें सिरिंज लगा के आपकी बॉडी में डाला जाता है ग्लूकोज। तो कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज चाहिए आपको, एन केन प्रकार, मतलब कुछ भी करके आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब आप पे इतना टाइम तो है नहीं कि आप पहले खाना खाएंगे, आधा 1 किलो आप खाना खाएं, मतलब कोई केले खाएगा या वो खाएगा, फिर वो पचेगा, फिर पच के क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इससे अच्छा तो भैया सीधा ग्लूकोज दे दो, है ना, सीधा ग्लूकोज दे दोगे तो एक तो इंसान को जल्दी समय में ऊर्जा मिल जाएगी, और यही कारण होता है डॉक्टर के पास भी कि वो क्या बोलता है, इनको ग्लूकोज चढ़ाओ भैया, इनको ग्लूकोज चढ़ाओ। ठीक है, तो कहने का मतलब है तत्कालिक शक्ति चाहिए तो धावकों को दिया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाला उर्वरक क्या होता है, तो वो होता है हमारा नाइट्रेट। ठीक है, कहने का मतलब है जब आप ज़मीन में बीज बोते हैं तो उस समय जो काम में लिया जाने वाला उर्वरक होता है वो कौन होता है, नाइट्रेट। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ। कहने का मतलब है जब आप भोजन पकाते हैं तो उसमें से कौन सी चीज़ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसमें क्या होते हैं, विटामिन। अगर आप किसी भोजन को बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो उसमें जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। DEGRADE, डिग्रेड का मतलब हो जाता है किसी चीज़ का अपने एक नेचुरल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, हो सकता है इसमें वो ज़्यादा उपयोगी ना हो इस फॉर्म में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतलक का काम करने वाला द्रव। कहने का मतलब है रेफ्रिजरेटर में वो कौन सी गैस है जो प्रशीतलक के काम में आती है, तो वो होता है हमारा क्या, द्रवीय अमोनिया। ठीक है, ये किसका काम करता है, प्रशीतलक का काम करता है रेफ्रिजरेटर में। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ब्रेड बनाने में गूंदा हुआ आटा निम्नलिखित के कारण फूलता है। कहने का मतलब है यार एक जगह आप आटा लोगे, आपको इस आटे से क्या बनाना है, ब्रेड, लेकिन आप देखते हैं जो आटा क्या होता है कभी कभार फूल जाता है, या आटे में जो हम बनाते हैं उसमें क्या चीज़ मिलाएंगे ऐसा कि वो फूल जाएगा। ठीक है, तो एक किण्वन की प्रक्रिया होती है। इस किण्वन की प्रक्रिया के होने के कारण जो हमारा ये आटा होता है ना,
ये फूल जाता है। इस फूल जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लफी लाइक अपीयरेंस, FLUPPY, फ्लफी, FLU कभी कभी के बाद FFY भी आता है, ठीक है। फ्लफी लाइक अपीयरेंस ये होता है जब हमारे गूंधे हुए आटे में क्या हो जाए, किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, जिसके कारण ये हमको जो आटा है उसमें क्या देता है, फूलने जैसा आभास कराता है, ठीक है। तो वो किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मोचन क्रिया, मतलब क्या होगा, जो हमारा गूंथा हुआ आटा है इसमें किण्वन की प्रक्रिया होगी और इसके फलस्वरूप इसमें क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, या मैं बोलूँ इसी के कारण जो हमारा आटा होता है वो क्या होता है, हमें फूला फूला दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कि सागर में पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला तथा विशेष न्यूनताजनय रोग में दिया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो होता है आयोडीन। कहने का मतलब है सागर में या ओशियंस में आपको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है, आयोडीन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है। कहने का मतलब है सभी एसिड में जो ज़्यादातर क्या होता है, वो होता है हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के अधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचती है उसका नाम। कहने का मतलब एथेनॉल आपने ज़्यादा ले लिया, मान लो एथेनॉल आप लिया, किसी ने एथेनॉल किसी ने कंज्यूम किया, एक दिन में हम मान लो 100 ml तक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा पी गया 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, ठीक है। अब ये बताओ इसकी बॉडी में इसके कौन से ऑर्गन को ये नुकसान पहुंचाएगा, तो भैया ये पहुंचाता है हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि लीवर का काम क्या होता है, हमारा जो भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है या जो हमारी बॉडी में जो अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको फिल्टर करने का काम होता है, ठीक है। फिल्टर नहीं, मतलब लीवर जो होता है वो हमारी बॉडी में से जो एक्सेस मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है तेल कुआं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। जो हमारा तेल कुआं होता है उसमें बताना है। तो देखो तेल कुआं में जल होता है, तेल होता है और गैस होता है, इसका क्या है, आरोही क्रम में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप में ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो होती है। जिप्सम का इस्तेमाल करना है ऐसी मृदुओं के लिए जो क्या हो, जो हमारी क्षारीय होती हैं, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पीने वाला सोडा जो होता है, जो आप सोडा पीते हैं ना, सोडा पता ही होगा आपको किस लिए पीते हैं या किस किस जगह पे आप पीते हो, तो जो सोडा होता है वो होता क्या है, तो सोडा जो होता है वो प्रकृति से अम्लीय होता है, मतलब नेचुरली देखा जाए तो वो क्या होता है, एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, वो अमेलगम कहलाता है, क्षारीय धातु कहलाता है, उत्कृष्ट धातु कहलाता है या मिश्र धातु कहलाता है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो मिश्रण होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने इस वीडियो के आज के आखिरी प्रश्न की ओर। देखो आखिरी क्वेश्चन है हमारा, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि। कहने का मतलब है संक्रमण का मतलब होता है इन्फेक्शन, और अपक्षय को जो रोकने वाली औषधि है या ड्रग है या मेडिसिन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी एंटीबायोटिक, मलेरिया रोधी एंटी मलेरिया ड्रग, या रोगाणुनाशी जर्मिसाइड, या फिर पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। तो कहने का मतलब है हमारी बॉडी में जब भी हमें मान लो कहीं भी हो ऐसा, हमारी बॉडी के आउटर पार्ट में हमें ऐसा लगे कि हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसके लिए प्रतिरोधी लगाते हैं औषधि के रूप में, जो कि क्या काम करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है। वो क्या करती है, वो आपकी बॉडी में ये जो संक्रमण है उसको ज़्यादा फैलने से रोकती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे फिर अपनी अगले वीडियो में।